Hello guys, good morning and welcome to my channel which is Learn and Gain. Like in my today's video I'm going to explain the some topic of the management. So in this video we will discuss about concept, process, theories, approaches, management roles and skills. So let's start with the meaning of the management. So, as we know, management means managing the people or things to achieve the goals. So, management means here where like how you manage the people in a particular place. When we talk about the organization, there are lots of staffs and employees where we have to manage them so that they can achieve the goals in the in a coordination or cooperation with each other and achieve that goal. सो लाइक इन द जनरल टर्म वी कैन समझ सकते हैं मैं एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पर। जैसे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो उस पार्टी में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, आप कैसे उसे मैनेज करते हो। मैनेजमेंट वहाँ पे भी होता है। जैसे कि आपने सोचा आज बर्थडे पार्टी करनी है तो बजट क्या होना चाहिए और कितने लोग होने चाहिए, उन लोगों को कैसे करें कि वो सारी पार्टी अच्छे से हो। इस तरीके से जो भी हम मैनेजमेंट करते हैं वो मैनेज करते हैं, वो सारा एक मैनेजमेंट होता है। तो वैसे ही एक मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारे स्टाफ्स को, एम्प्लॉयज़ को, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल बंदा भी हम उसे मैनेजमेंट कह सकते हैं, और एक जब बहुत सारी टीम है, टीम में बहुत सारे मेम्बर हैं और वो सब मिलकर मैनेज कर रहे हैं तो वो भी मैनेजमेंट होगा। Another word we can explain that management is the process of planning, because first सबसे पहले हम planning करते हैं, after that we organize the things and then staffing and directing, and last but the not least it's the controlling. So there are different authors have given the different kind of definition. So according to Henry Fayol, to manage is to forecast, and to plan to organize, to command, to coordinate and to control. So here are the lots of definition which has given by the and the lots of authors, so you can learn through this. So there are two terms which we use in the management, that is efficiency and effectiveness. What are the difference between the in both the terms? So efficiency means doing the work in a right way, means you have to focus on the time and resources कि आप को ऐसे काम करना है गोल तो अचीव हो, लेकिन इसको ध्यान में रखने की कॉस्ट भी कम हो, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल हो। लेकिन जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमें ये देखना है काम अच्छा हो, चाहे उसके लिए कॉस्ट लग जाए जितनी भी, वो उस पर इतना फोकस नहीं करते। अब फीचर्स क्या हैं मैनेजमेंट के? फर्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। सेकेंड, आर्ट साइंस। अब रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे होता है? क्योंकि हम ऑब्वियसली कोई मैनेजमेंट करते हैं या मैनेज करते हैं चीज़ों को, किस लिए करते हैं? ताकि सो दैट वी कैन अचीव दी सेट गोल्स। सो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट जब भी किया जाता है उससे कोई ना कोई रिजल्ट होता ही होता है। सेकेंड थिंग है आर्ट्स एंड साइंस। अब मैनेजमेंट कैसे आर्ट है? मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि सब मैनेजर्स का अलग अलग वे होता है। देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ परसेप्शन टू सी अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, वो सबकी अपनी अपनी मैंटेलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है, सब उस चीज़ का इस्तेमाल कर रही है, कैसे मैनेज करते हैं, सबका अलग अलग वे होता है किसी चीज़ को मैनेज करने का, तो वो आर्ट है। साइंस क्या होता है? इन द मैनेजमेंट देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू फॉलो। सो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए साइंस है। इंटेंजिबल, बिकॉज मैनेजमेंट को हम छू तो सकते नहीं हैं, हम फील कर सकते हैं यस कि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, गोल भी अचीव हो रहे हैं, तो उसका मतलब यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, तो इट इज़ इंटेंजिबल। सेकेंड थिंग इज़ डायनामिक। डायनामिक मीन्स इट्स अ चेंजिंग प्रोसेस। Manager have to apply that principle or method according to the situation or condition. So it's a dynamic management। ये नहीं सालों से जो चल रहा है। there are lots of approaches और theories जो बहुत सारे ऑथर्स ने दी हुई है, साइंटिस्ट ने दी हुई है। जैसे क्लासिकल अप्रोच हो गया, न्यू क्लासिकल हो गया। तो पहले मैनेजमेंट अलग तरीके से होता था, उस टाइम फोकस किसी और चीज़ पे दिया जाता था, मॉडर्न में किसी और चीज़ पे दिया जाता है। तो ये डायनामिक है, चेंज होता रहता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट में तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये तो नहीं आपने एक बार कोई चीज़ प्लानिंग कर ली बस छोड़ दिया, नथिंग।
इज़ इम्पॉसिबल। लाइक हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करने के बाद वहाँ से हमें फीडबैक मिलता है कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो हम दोबारा से प्लानिंग करते हैं, फिर हम दोबारा वो सारी एक्टिविटीज़, सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो आफ्टर द फीचर ऑफ मैनेजमेंट there is some process of management. So in the process of management, first we'll discuss about the planning. So planning is deciding in advance what is to be done, how and when it is to be done. It is concerned with projecting the future course of action for the business. Okay, so in the planning, like what we do, we decide हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाएगा और कब की करेंगे। सो मेनली हम जो प्लानिंग के अंदर कंसल्ट करते हैं, हम पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, पॉलिसीज़ क्या होगी, प्रोसीजर क्या फॉलो करें, रूल्स, बजट क्या होगा। सो ये सब चीज़ें हम प्लानिंग में करते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक आता है, वो है आफ्टर प्लानिंग, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. So in the organizing, what we do, we just organize the things. So like अब हमने प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और स्किल्स हैं, उन सब का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे एलोकेट किया जाए। तो इन दी ऑर्गेनाइजेशन वी डिवाइड दी वर्क, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ अमॉन्ग दी पर्सोनल, मीन्स अमॉन्ग दी ह्यूमन रिसोर्सेज। सो मेनली हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेप करते हैं कि हम एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट के पास कितने रिसोर्सेज होने चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें उन्हें अथॉरिटी देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जाती है। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ स्टाफिंग. In this staffing after that organizing the staffing, like we have to just fulfill the vacancies through the human resources by hiring them, so that they together help us in achieving the goals. So in this staffing involves meaning of various position created by the organizing process. So in this staffing, we follow the process of filling all positions with the qualified and adequate personnel. So in this staffing what we do, हम क्या करते हैं staffing के अंदर, we find out the right person for the right job and the right place, and so that they can do right job according to his skills and qualification at the right. So after staffing, like we will go for the direction, like directing. So in addition to the planning, after that staffing, organizing staffing, we have to direct them, like we have fill the position in the organization. So here we have to direct the human resources, that how how they can do their work properly, effectively, so that they all help us in achieving the organization goals and business profit. So here a leader plays a main role, so he guide the people in the organization and their staff. So manager also plays here. So in the directing, 4 functions elements is involved, like supervision, motivation, communication. So like here guider motivate the employee so that they do their work properly and communicate the policies to them, and also play leadership role. After the directing, there is the last step is controlling. Like as we know, the planning is like meaningless when there is no any controlling activities. So controlling is the last step, means measuring and correcting the unwanted or the performance of activities of the subordinates in order to ensure that their predetermined objectives can be achieved. Means जो भी उन्होंने प्लानिंग करते वक्त जो हमने गोल सेट किया था
उस गोल को हम पा सके या ना नहीं पा पाए, और नहीं पा पाए हम मतलब अचीव नहीं कर पाए उस गोल को, तो बीच में ऐसी कौन सी अनवांटेड एक्टिविटीज़ हुई हैं, क्या हमारा कॉस्ट ज़्यादा आया है तो किस वजह से आया, हम यहाँ पे डेविएशन पता करते हैं। मतलब जो भी करेक्शन करनी होती है वो कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं। सो कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग whether plans are being adhered to or not, keeping a record of progress, then taking corrective measures if there is any deviation. So it's a controlling is the process under which actual performance is compared with the fixed standard, and deviations are discovered. Then after analyzing and correcting, action is taken so that repetition of such mistake in future can be avoided. सो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के बाद जिसमें हमने 5 प्रोसेस पढ़े थे जिसके थ्रू मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, then after that we do the directing, and at the last we do the controlling. So after the process of management we have the theories and approaches. So approaches, there are 3 approaches. First is classical, then न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच. सो जो हम बात करते हैं क्लासिकल अप्रोच की, क्लासिकल अप्रोच उस टाइम पे यूज़ की जाती थी जब हमारे वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे. उसके बाद न्यू वर्जन आया था क्लासिकल का ही, जिसे हमने न्यू क्लासिकल अप्रोच का नाम दिया. एंड मॉडर्न अप्रोच, तो nowadays we use the modern approach. So first we start with the classical approach. Classical approach, it's the oldest thought of management. As I said, it is used at the time of the industrial era. So here mainly focused on the organizational structure that should be formal in nature. They see the organization is a closed system. So classical approach के time पर उस अप्रोच में हम बेसिकली जो फोकस करते हैं वो हम फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए एंड फॉर्मल होना चाहिए, उसमें कोई भी इनफॉर्मल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, तभी हम अचीव कर सकते हैं गोल्स को. एंड वो ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लोज सिस्टम की तरह देखते हैं, मीन्स कि हमारा वहाँ कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर हम मटेरियल डाल रहे हैं और मटेरियल बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, आफ्टर दैट हम सेल कर दे रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन पहले हम ये मानकर चलते थे, लेकिन आज अगर हम आज से कंपेयर करें तो हम इतना नहीं सोचते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रोडक्ट आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, वो बन रहा है और फिर सेल हो जा रही है तो हो गया सिस्टम. No, that is closed. So in our system is kind of a open system where we connect with the environment. We have to focus on the environment as well, that our activities do not harm the pollution, harm the environment, and so that's the open system. We have to interact with the customer and have to focus on the customer's demand, their perceptions, their like what they like, what they demand most. So that is open system. But at that time of the classical approach we focused on the organization structure only. सो इसके अंदर बहुत सारे जो हैं साइंटिस्ट आए. फर्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो मैक्स वेबर ने दिया था 1900 में. एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट आया जो F.W. टेलर ने दिया था. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होगी जो हेनरी फ्योल ने दी थी. तो इसको मैं इस वीडियो पे तो क्लियर नहीं करूँगी, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पर जाना होगा. अब क्लासिकल के बाद आता है न्यू क्लासिकल अप्रोच. तो न्यू क्लासिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज अ बिहेवियरल साइंस. After that, the classical approach, we focus on the organization. After that, the management or the manager has realized that there is some, some effect of the behavior of the HR, means human resource, is in the organization. कि जो behavior है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, हमारा रिलेशनशिप और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप भी मैटर करता है कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसे अचीव करने में. सिर्फ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करने से ही हम अचीव नहीं कर सकते. उस टाइम उन्हें ये रियलाइज्ड हुआ तो उन्होंने एक न्यू क्लासिकल अप्रोच बनाई.
इसको हम बिहेवियरल साइंस पे कहते हैं, एंड दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ क्लासिकल अप्रोच. एज अर्लियर आई सेड, दिस अप्रोच एक्सप्लेन दैट ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिस्टम मीन्स, क्लासिकल में हमने देखा वो क्लोज सिस्टम है, हम सोशल सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करते, बट न्यू क्लासिकल में रियलाइज़ हुआ कि सोसाइटी का भी इफ़ेक्ट होता है, तो उसे इसलिए हम इस अप्रोच में सोशल सिस्टम पर बात करते हैं. दिस फोकस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशनशिप. इन दिस अप्रोच वी फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड द सुपीरियर. से दो मूवमेंट्स हुए थे इस अप्रोच के दौरान जब ये अप्रोच आई थी. फर्स्ट ए ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट जो गिवन बाय द एल्टन मायो and Roethlisberger around 1930, and behavioral science movement जो मास्लो ने दी थी and MC ग्रेगर in 1940. सो इस वीडियो में मैं सिर्फ अप्रोच के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ ओवरव्यू अबाउट द अप्रोचेस. So in the next video I will clear all the I will study, I will give you the deep knowledge about the three approaches. Okay, so nowadays we use the modern approach. So let's start with the modern approach. Modern approach explain that only money cannot motivate the employees. There is other factor which motivate the employee. क्लासिकल और न्यू क्लासिकल के टाइम पर मैनेजर्स को ये लगता था कि जो भी एम्प्लॉयज़ अगर काम करने आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसका मतलब उसे मनी चाहिए. ठीक है, मनी के लिए ही अर्न करने के लिए वो हमारी कंपनी में ज्वाइन किया है और कंपनी में काम कर रहा है. अगर हम उसे मनी और देते हैं, उससे वो मोटिवेट होकर हमारे प्रॉफिट को अचीव करने में हेल्प करेगा. लेकिन मॉडर्न अप्रोच में मैनेजर को ये लगा कि सिर्फ मनी ही नहीं है इम्पॉर्टेंट, अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसे मोटिवेट कर सकते हैं. जैसे आजकल के जो एम्प्लॉयज़ ले लो, हम भी ले सकते हैं. अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूँ और कोई एम्प्लॉयर मुझे मोटिवेट करना चाहता है, तो वो पैसे से करेगा, ऑब्वियसली ठीक है, होगा मोटिवेट. लेकिन अगर और फैक्टर्स अच्छे नहीं हैं, मतलब पैसा तो मुझे मिल रहा है, पोस्ट मेरी वही की वही है, सिर्फ सैलरी बढ़ गई है, ना प्रमोशन हुआ, ना रिवॉर्ड मिला, ना सर्टिफिकेट मिला, ना कोई अप्रिसिएशन हुआ, तो ये सब फैक्टर्स हम देखते हैं. कहते हैं ना, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे हम फोकस करते हैं. हम ये भी देखते हैं, अब जैसे अदर फैक्टर्स में हम लगाते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मुझे जॉब करनी है, एक ए कंपनी है, बी कंपनी है. तो पहले मैं डिसाइड करूँगी फैक्टर्स. या ऑब्वियसली ए कंपनी मुझे बहुत सारा पे कर रही है, ठीक है, बी कंपनी मुझे उतना पे नहीं कर रही है, वो थोड़ा कम पे कर रही है. लेकिन ए कंपनी की जो एम्प्लॉयर हैं वो थोड़े रूड हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. और जबकि बी में वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे मनी नहीं है. बी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं. सो इस तरीके से मैं क्या देखती हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैं अदर फैक्टर्स को फोकस करूँगी. ठीक है, एम्प्लॉयर अच्छा है तो मतलब मैं अगर मेहनत करूँगी तो मेरी धीरे धीरे इनकम बढ़ जाएगी. और ए में सैलरी तो ज़्यादा है, मैं मेहनत भी करूँ और एम्प्लॉयर मुझे कोई अप्रिसिएशन ना करे, अप्रेजल ना करे, मोटिवेट ना करे, ये तो नहीं हो सकता. तो मैं ऑब्वियसली बी पर जाऊँगी. तो ये मैनेजर को रियलाइज़ हुआ कि एम्प्लॉय पैसा कमाने के लिए तो आता है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं जो उसे मोटिवेट करते हैं वो गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि वो कंपनी के लिए काम करें अच्छे से. सो इसके अंदर हम 3 अप्रोचेस पढ़ेंगे: क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसीज. क्वांटिटेटिव, सिस्टम, कंटिजेंसी we will discuss on the next video. So नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजमेंट रोल. सो अब बात करते हैं मैनेजमेंट रोल क्या प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट मैंने पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट कैन बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. सो अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो मैनेजर हो गया,
तो उनके रोल्स क्या होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है ना, जो सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़, तो उन पे ध्यान रखता है। तो वैसे ही मैनेजर एक मॉनिटर की तरह काम करता है, वो सबको मॉनिटर करता है, बताता है, उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखता है। लीडर, सो मैनेजर हेयर प्लेज अ काइंड ऑफ लीडर रोल. He guide the employees so that they can achieve the goal in a right way at the right time. So resource allocator, yes, management plays a role of resource allocator. Means managers has the responsibility that he has to divide the limited resources in such a way so that can be optimally used by the employees, and the productivity is to be increased. Okay, so here the manager have to play the role as a resource allocator. He has to allocate the resources which is limited, as we know, and so that the resources can be effectively utilized by the employees of the organization. So next is negotiator. Negotiator means represent the company in the negotiating process. He represent the company to the investors and the other company, so that they invest in the organization. And manager also represent their company to the employees, so that they join their organization, that new employees join their organization. And next is spokesperson. Yes, he plays a spokesperson. मीन्स स्पोक्सपर्सन मीन्स यहाँ पे है कि वो ही ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन point to another point, means to people, and like which is important, the information which is important to the employees, they have to transfer that information to the employees at the right time. Okay, so next we will go for the management skills. So there is a three kind of skills which a manager should have. First is technical skills. Yes, technical skills be gained through formal education, like MBA is a professional course, and after completing the MBA, the manager have the skills kind of that how to manage the things, communication skill, presentations, these kind of skills they learn through the education. So this technical skills gained through the formal education. So next is human skill. Yes, human skills means that you have some skills that how you connect the human assets and make cooperation with them. मतलब ह्यूमन स्किल क्या है कि आप कैसे एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ लाइक मिलकर कोऑपरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, तो वो स्किल्स होती हैं. Third is conceptual skills, means he has to use his mind and show some creativity in the organization, that how the employees can help the organization achieving the goal in a effective or efficiently, means in a like minimum cost and the maximum return you have to. So these are these skills which the manager should have. And here, thanks for watching my video, and please like, subscribe and share, and tata, bye bye, thank you. And we will discuss in the next video about the approaches, and wait for my next video.